नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में पेपर लीक मसले ने जो भूचाल पैदा किया, जो एक नए मामले की जो शुरुआत की, वो अब वापस चर्चाओं में आ चुका है। अभी तक गहलोत सरकार पर लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि जो पेपर लीक होते हैं, एग्जाम से पहले ही पेपर्स के बारे में कैंडिडेट्स को जानकारी हो जाती है और कैंडिडेट्स से पहले भी उन्हें उनकी खरीद फरोख्त करने वालों को लेकर जो जानकारी होती है और उस पर जो बवाल मचता है, उससे गहलोत सरकार उभर भी नहीं पाई कि 2 दिन पहले सीएचओ एग्जाम को लेकर जो कहा जा रहा है, जो विपक्ष का दावा भी है और यूथ के लिए संघर्ष करने वाले तमाम लीडर्स के ये दावे कि रविवार को जो पेपर हुआ सीएचओ का, ये भी लीक हुआ है। और इसे लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से कुछ लोगों ने मुलाकात भी की, तमाम चीजें हुई, लेकिन अब सवाल सीधा सा ये उठता है कि क्या वाकई ये पेपर लीक हुआ? और अगर ये साबित हो जाता है कि पेपर लीक हुआ, तो यकीन मानिए कि राजस्थान के लगभग 80,000 से ज़्यादा वो युवा जिन्होंने पूरी मेहनत करके इस एग्ज़ाम में कामयाबी पाने की कोशिश की थी, उनके सपने एक बार फिर चकनाचूर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और एक तरफ चुनावी तैयारियां और एक तरफ यूथ का गुस्सा। वाकई सरकार के लिए मुश्किल तो है। बहरहाल कहानी क्या है इस सीएचओ एग्जाम को लेकर? जो पेपर हुआ, क्या वाकई में रद्द हुआ या नहीं हुआ? क्या सबूत हुए? क्या मामला एसओजी तक पहुंचा? क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस मामले पर क्या कर रहा है? और अब यूथ का आने वाले दिनों में और क्या इस मामले को लेकर रास्ता अख्तियार करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होगी। और बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र यादव, जो लगातार यूथ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उपेंद्र जी, क्या पूरा मसला है और क्या कहानी है? आप लोगों ने बोर्ड अध्यक्ष से भी आप मिले हैं, क्या रहा है पूरा अभी तक का अपडेट? सीएचओ भर्ती जो परीक्षा आयोजित हुई और मेरे पास दोपहर बाद फ़ोन आता है कि पेपर लीक हो गया रविवार को। और मैं कभी भी सोशल मीडिया की अफवाहों को मैं सत्यता नहीं मानता, क्योंकि 2 साल से युवा तैयारी करता है, कर्जा लेता है, मेहनत करता है, 2 मिनट में अफवाह उनके मनोबल को तोड़ देती है। मैंने कहा कि आप आइए, मिलिए, मुझे सारी चीज़ें दिखाइए, मैं ऐसे नहीं मानूंगा पेपर लीक हो गया, मैं ट्वीट भी नहीं करूंगा। और जैसे मुझे पता चला, मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष को भी फ़ोन किया कि साहब पेपर लीक की सूचनाएं मिल रही है। बोले कि ऐसा हो नहीं सकता, एग्जाम हो चुके हैं, एग्जाम के बाद ऐसी सूचनाएं मिल रही है, ये गलत है। मैंने कहा कि मैं एक बार अभ्यर्थियों से मिलता हूँ, यदि पेपर लीक हुआ तो मैं आपको भी बताऊंगा कि यदि तथ्य सही रहे तो उस पर जांच भी होनी चाहिए और युवाओं को न्याय भी मिलना चाहिए। उसके बाद मैं अभ्यर्थियों से मिला, मुलाकात की। हालांकि उन अभ्यर्थियों को जो पहले मैंने कहा कार्यालय बुला लेता हूँ, मैंने कहा कार्यालय आप आ जाओ। लेकिन फिर मैंने सोचा यार, पैसे बात में मुझे जेल में डाल दिया जाता है। मान लीजिए मेरा फ़ोन भी टैप होता है, मैं उनको ऑफिस बुलाऊँ कि आप आ जाइए, और वो मोबाइल में लेकर वो मेरा टैप और आ जाए कि देखो उपेंद्र यादव के साथियों के पास पेपर पाया गया, मुझे जेल में डाल दे। मैंने उस समय मेरा कोई चैनल से फ़ोन आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपको बाइट देनी, तो मैंने कहा आप वहीं पूछ जाइए। मैं वहाँ पहुँचा तो 3-4 लड़के आए और वो पेपर दिखाया कि ये पेपर लीक हुआ है। तो मैंने किसके पास आया? उन्होंने संबंधित अभ्यर्थी सुनीता सेन को बुलाया। मैंने चेक किया, उसमें 78 क्वेश्चन हूबहू मिल रहे थे। चेयरमैन साहब से दोबारा बात की। चेयरमैन साहब ने कहा कि आज संडे है, कल मुलाकात करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन मैं उन अभ्यर्थियों को हवा में नहीं, पूरे तथ्यों के साथ, संबंधित जिन अभ्यर्थियों ने शिकायत की, मैं कभी भी, पूरा राजस्थान जानता, पूरी मीडिया जानती, पूरी जनता जानती है, मैं हवा में बात करने वाली व्यक्ति नहीं हूँ, न मैं झूठ बोलता हूँ, न युवाओं के लिए लड़ता हूँ। जब मुझे तथ्य मिले, सारी चीज़ें मिली, मैं चेयरमैन साहब के साथ उन अभ्यर्थियों को साथ लेके गया। वो तथ्य क्या क्या थे जिससे ये साबित हो रहा है? 8:02 पे उनके मोबाइल पर पेपर आया हुआ है और उस व्यक्ति ने 1 बजे फ़ोन किया, लेकिन वो लड़की डर जाती है, फ़ोन नहीं उठाती है। और 8:02 पर उसमें 78 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो जो व्हाट्सएप उस लड़की के पास आया, वो किसकी ओर से था? उनका कोई जानकार था या कौन व्यक्ति था वो? ये इनका कहना है, स्टूडेंट का, जब मेरी बात हुई कि इन्होंने सीएचए को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, तो उनसे ही जुड़ा व्यक्ति, वो जानती नहीं है, उनके ही ग्रुप का कोई लड़का है जो जांच का विषय है, एसओजी जांच करेगी। चेयरमैन साहब को हम लोग पहुँचे, कल 11:15 बजे हम कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे उन अभ्यर्थियों को लेकर। हालांकि दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, कई लोग ऐसे भी पूछे जिनके पास सोशल मीडिया पे पेपर आया था।
और उनको लेके पूछे कि साहब ये पेपर लीक हो गया, सोशल मीडिया पे तो कोई भी डाल सकता है, व्हाट्सएप पर, उसको हम साबित नहीं कर सकते। हमेशा हर भर्ती परीक्षा में ऐसा ही होता है। लेकिन मैं तो उस अभ्यर्थी को लेके गया जिसके पास आया था, जो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, गवाह। चेयरमैन साहब के सामने सारी वो मोबाइल दिया कि साहब ये है मोबाइल, ये पेपर आया, सारी चीज़ें रखी, इतने बजे आए। चेयरमैन साहब ने तुरंत एक्शन लिया और हमारे सामने एक कर्मचारी को हमारे साथ भेजा, महावीर सिंह जी को, और 2 लड़की और एक मैं, एक लड़का वो देव चौधरी, ये जो सुखी चौधरी और सुनीता सेन, हम लोग एसओजी पूछ गए। हालांकि एंट्री 3 लोगों की भी। और वहाँ जाने के बाद करीब 4 घंटे तक इनकी मोबाइल के सारे उन्होंने फोटोग्राफी ली है, कहाँ कहाँ है, पूरी जांच की है, किस किस से बात हुई, सारी चीज़ें बात होने के बाद उनके सबके बयान हुए। बयान उनकी तरफ से परिवार लिया गया कि आप कहाँ से आए, सारी चीज़ें करके। और उन दोनों का, देव चौधरी और सुनीता सेन के दोनों को मोबाइल जब्त कर लिया। दोनों के पास आए थे पेपर? नहीं, उन्होंने, उस लड़के ने बाद में उस मामले को दबाने के लिए देव चौधरी को फ़ोन कर दिया था, तो उसके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। अच्छा, बड़ा सबूत है, बड़ा खेल है। तो मतलब जिसने सुनीता चौधरी को व्हाट्सएप किया पेपर, सेन को, सुनीता सेन को व्हाट्सएप किया पेपर, हाँ, फिर उसने उस मामले को दबाने के लिए उसी व्यक्ति ने देव चौधरी नामक व्यक्ति को फोन किया। तो उसका रिकॉर्ड है, उसका, हाँ, इसका रिकॉर्ड है, उसने मुझे भेजा। उसने भी तीसरे से लिया था, उसके पास 7 बजे आ गया था। अब एसओजी में जांच चल रही है। चेयरमैन ने भी आश्वासन दिया है कि यदि पेपर सुबह 8 बजे आया है तो न्याय होगा, आपके साथ गलत नहीं होगा। यदि पेपर लीक हुआ है, सब जगह गया, 8 बजे आए तो हम रद्द करेंगे। और एसओजी भी इसमें लगी हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड कह रहा है कि हम 1-2 दिन में फैसला ले लेंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि देखो प्रदीप जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक चीज़ में, एक बड़ा मैसेज मैं जनता के माध्यम से देना चाहूँगा। ये पेपर लीक माफिया आज के नहीं है, कई सालों से पनपे हुए हैं। मान लीजिए 8:02 पे आया, मान लीजिए इस मामले को दबा दिया जाता है, इसकी जांच नहीं होती, तो ये माफिया बच जाते। माफिया बचेंगे तो ये फिर और बड़ा काम करेंगे, फिर पेपर लीक करेंगे। जैसे सुरेश ढाका का नाम पहली भर्ती परीक्षाओं में नाम आया था, उसको दबा दिया गया, बचा लिया गया, तो उन्होंने बड़ा कांड किया सेकंड ग्रेड का, युवा बेरोजगार सपनों को तोड़ा। ऐसे हर बार क्या होता है, सरकार किसी की भी हो, क्या सोचते हैं कि पेपर पता चल गया कि ये पेपर लीक हो गया, उसको दबा देते कि सरकार की बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत दाव पे लग जाएगी, थूत हो जाएगी। तो उस दबाने के चक्कर में वो माफिया बच जाते हैं और वो बड़ा रूप ले लेते हैं, बड़ा आकार ले लेते हैं। अब ये मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सरकार की कोई बेइज्जती नहीं होगी, सख्त एक्शन लीजिए। पेपर लीक हुआ तो रद्द करिए, उनको जेल में डाली। और क्योंकि आने वाली 25 तारीख से 48,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती आयोजित होने वाली है, तो 25 फरवरी से 25, 26, 27, 28 और 1 मार्च को फरवरी में ये चीज होने वाली है। यानी पूरे राजस्थान में बड़े लेवल पे ये भर्ती परीक्षा है। तो हमें क्या है कि इन माफियों की कमर तोड़नी होगी, सख्त एक्शन लेना होगा। भाई पेपर लीक से जो अब माहौल बना, जितना माहौल बना, जो बन चुका है, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग इसका खुलासा हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, ये क्या बड़ा आकार ले रहे हैं, दबाने से बड़े जा रहे हैं, तो इनको खत्म करना होगा। ऐसा कानून सरकार को इजाद करना, लाना होगा कि इनमें इनकी जमानत ही नहीं हो। रामकृपाल मीणा जो आपने कई बार डिबेट की, वो छूट गया, उसके तमाम साथी छूट गए, सेकंड ग्रेड में लोग छूट गए, अपराधियों में डर नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और पूछ रहा हूँ कि कोई भी कांग्रेस का, बीजेपी का, किसी पार्टी का नेता ये कह दे, मैं चुनौती दे रहा हूँ, वो साबित कर दे कि आज तक एक भी भर्ती परीक्षा पेपर लीक में पकड़ा गया अपराधी को सजा मिली है, तो एक को नहीं मिली, सारे बाहर आ गए। तो सजा नहीं मिलेगी, बाहर आ जाएंगे तो कैसे ये पेपर लीक माफिया रुक पाएंगे? तो सख्त कानून की आवश्यकता है, उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं इसलिए कहना चाहूंगा, उम्र कैद की सजा का प्रावधान के साथ साथ हम लोग, कानून आया था, बहुत खुशी, अब खुश हो गए थे कानून। उस कानून आने के बाद 5वीं भर्ती परीक्षा है, कानून आने के 8-9 महीने हो चुके हैं, कानून आए 9-10 ही हो गए शायद, अप्रैल में आया था, शायद 14 अप्रैल के करीब अनुमोदन हो गया था। तो कानून आने के बावजूद भी न किसी की संपत्ति जब्त हुई और न किसी 10 साल की सजा का हुआ। तो लचीला है, कमियां है। बीजेपी कहेगी देखो यहाँ तो पेपर लीक हो गए, कांग्रेस वाले कहेंगे गुजरात में हो गए, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। लेकिन उस गरीब माँ बाप के बेटे और बेटी की क्या बीतती हुई, जो 2-3 साल से तैयारी करता है, कर्जा लेता है, कितनी मेहनत करता है, उसके दर्द को कौन जानेगा? इन नेताओं का बेटा बेटी तैयारी नहीं करता, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, ग्राम सेवक, पटवारी, ये इन भर्ती को तैयारी नहीं करता, सीएचओ की। गरीब का, किसान का, आम आदमी का बेटा और बेटी तैयारी करते हैं। तो आपस में तो अपनी राजनीति रंग देने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ कर नहीं होता भाई, बीजेपी वाले भी कहे मोदी जी को कि संसद में कानून लेके आओ, उनकी जमानत ही नहीं होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान, फांसी की सजा जैसा करो, डर होना चाहिए। और ये भी ये सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं, बैठे एक जगह कि नहीं हमें राजनीति नहीं करनी, क्योंकि हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य का सवाल है। बैठकर हम जैसे लोगों को बुलाएं, विशेषज्ञों को बुलाएं, आपस में सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर बोले कि चुनाव बाद में लड़ेंगे,
पहले हम लोग इसका निस्तारण कैसे करें, कैसे युवाओं को कैसे बचाया जाए, ये इनको अच्छी पहल करनी चाहिए। अब आरोप लगाएंगे नहीं, अरे गुजरात में इतने हो गए, ये कहेंगे देखो राजस्थान में 16 पहले हो गए, अब इतने हो गए, ये तो पेपर लीक राजस्थान हो गया। केवल राजनीति वाला। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। उपेंद्र जी, यहाँ पर देखिए सवाल ये उठता है कि क्या वाकई आपको लगता है कि ये पेपर लीक हुआ है? क्योंकि चीजें ये भी चल रही है कि ये केवल अफवाहें हैं, केवल भ्रामक चीजें हैं। तमाम जो सबूत आपने भी देखे, आप अधिकारियों से भी मिले, आप एसओजी भी गए, तमाम सारी चीजें हुई। प्रदीप जी, एसओजी उसकी जांच कर रही है। सुनीता सेन को मैंने कभी मुलाकात कभी नहीं मिला, मैं पहली बार मिला हूँ। उनके साथी देव, उनके साथियों से जो और लोग आए उनसे मैं पहली बार मिला हूँ। उन्होंने जो मोबाइल में दिखाया, मैं कभी भी हवा में विश्वास करने वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि राजस्थान के लाखों युवा मेरे पे विश्वास करते हैं और उनका भविष्य बचाना मेरा कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारी है, मैं संगठन चला रहा हूँ। तो मैंने वो तथ्य देखे, फिर मैंने कहीं कुछ बोलने की बजाय मैंने सीधा वो सारे तथ्य, सारे सबूत चेयरमैन साहब ने प्रस्तुत किए कि चेयरमैन साहब ये लड़की है, इसके पास है, सारी चीजें मैंने रखी। अच्छा, और वो एसओजी में रखा, सारी चीज तथ्यात्मक रखी है। अब परिणाम जी मैं तो यह चाहता हूँ किसी युवा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो अब आपको लगता है कि एसओजी, क्योंकि इन्होंने एक अलग गठन भी किया है सरकार ने अपने बजट में, लगता है कि कहीं अब एसओजी इंसाफ दिला पाएगी? क्योंकि पहले भी चीजें देख चुके हैं। देखो इस बार जो सबूत है वो इग्नोर नहीं कर सकते, मजबूत सबूत है और वो सबूत मीडिया तक, आप जैसे लोगों तक, आम जनता तक पहुंच चुके हैं। ये जो ऑडियो भी है, सारी चीजें, जो ऑडियो की बातचीत कर रहे थे कि उसने उसको इस पूरे मामले को रफा दफा करने की, वहां पर क्या कोई बातचीत रही उसमें? वो कह रहा है कि मेरे पास तो 7 बजे आ गया था और विदेश के नंबरों से आया था। तो सारी चीज जांच होगी ना, सारी चीजें निकल के आ जाएगी और उम्मीद करता हूँ आज या कल तक फैसला हो जाएगा। कितने बच्चे इसमें शामिल हुए? 81,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें परीक्षा में भाग लिया था और ये 81,000 बच्चों का सवाल नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम का, ये सवाल 48,000 आने वाली भर्ती परीक्षाओं का, ये सवाल है राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगारों सपनों का, विश्वास का, जो सरकार विश्वास, परिवार के लोगों का भी है, जिन्होंने ठीक है स्टूडेंट मेहनत करता है, लेकिन उसको मेहनत कराने के पीछे उनके परिवार के लोग भी पूरा अपना पूरा कर्ज भी चुका। देखो सरकार ने 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की, पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में आ रही है, पूरे देश में। मैं कह रहा हूँ ये अच्छी सरकार की पहला स्वागत है, धन्यवाद। लेकिन ये पेपर लीक माफिया पूरे सिस्टम को एक तरह से चाट चुके हैं। अच्छा। और सरकार को बदनाम करे, जैसे जैसे पेपर लीक हो रहे ना, वैसे वैसे वर्तमान कांग्रेस सरकार भी वीक हो रही है। और जो 48,000 पदों पर जो एग्जाम होगी ना, ये उन 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की जो एग्जाम में बैठे उनकी तो एग्जाम है ही, उनके परिवारजनों की एग्जाम तो है ही, ये कांग्रेस के नेताओं पूरी कांग्रेस सरकार की एग्जाम होगी। यदि ये पेपर लीक हो गया तो सरकार फेल हो जाएगी। ये रीट वही है जिसने तांडव मचाया था, पूरी सरकार फेल हो जाएगी। और इसको सही ढंग से करवा दिया तो सरकार पास हो जाएगी, युवाओं का विश्वास भी जीत लेगी। इसलिए सरकार की अग्नि परीक्षा है, सरकार को अब से ही चुनावों की रैली फैली सारी चीजें बंद करके और मीटिंग लेकर ये करना चाहिए कि इस भर्ती परीक्षा को कैसे बचाया जाए। एक सवाल सीधा सा ये कि पेपर लीक होता कैसे, कहां से निकल कर आता? सर मैं एक सवाल आपसे, कई बार इस मुद्दे पर चर्चाएं की है लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पाया। नहीं, कैसे नहीं मिल पाया? मैं एक चीज आपको कह रहा हूँ, अब ये ऑडियो आया है, सारी चीजें तय तक जाए ना। अब सुरेश डाका को नहीं पकड़ोगे आप, कैसे पता चलेगा? आप रामकृपाल को पकड़ जेल में डाल दे, उसको पूछे कहां से लेके आए, उसे उगलाओगे नहीं, कैसे पता चलेगा? और एसओजी नहीं कर पाए तो सीबीआई को दीजिए। लेकिन हम लोग मामलों के, जैसे आरपीएस में घुसकांड प्रकरण आया, उसको दबा दिया। आरपीएस सेकंड ग्रेड जो बस 24 तारीख को पकड़ी गई, उससे पहले बस में कौन कौन बैठे थे उसको दबा दिया। तो दबाने से बीमारी बढ़ती है, दबाने के बजाय उस बीमारी को जड़ से खत्म करें। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि आप वैकेंसीज भी निकाल रहे हैं और वो पेपर भी पूरी तरह से प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा। ये मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच है, युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के तरफ अग्रसर है। लेकिन जो पेपर लीक की वजह से, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे बताया कि कांग्रेस के नेता सीएम के पास जाएंगे, साहब उपेंद्र यादव सरकार के खिलाफ बोलता है। अरे मैं तो अन्याय के खिलाफ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, कम से कम मुख्यमंत्री जो मुखिया उन तक सच्चाई तो पूछे। तो मुखिया जी क्या कर नहीं पा रहे प्रॉपर उस जांच? अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब पता चलेगा। मैंने सबूत दिए, ये तो मैंने पूरी स्टडी की है पूरे मामले की, पूरी सबूत मैंने देखे, सारी चीज़ मैंने देखी है। अब पता चलेगा इसमें क्या होता है। और अभी भी अगर मामला रफा दफा कर दिया और आप बता रहे हैं कि 48,000 की फिर भर्ती के लिए फिर एग्जाम होने वाले हैं 4-5 दिन कंटिन्यू, तो खतरा उन पर भी है फिर तो, ऐसे लोगों को जब तक आप नहीं पकड़ोगे।
ये तो मैं कह रहा हूँ, सरकार की अग्नि परीक्षा है, एक्शन लेना पड़ेगा। हालात गंभीर है और ये जो वोट मांगने जाएंगे युवाओं को आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। मैं तो जाता हूँ, युवाओं से मिलता हूँ, सड़कों पर मैं ही रहता हूँ। आपको क्या लगता है वाकई लीक हुआ है ये? जो सारे तथ्य आए ना, उनको देखते हुए, उनको तथ्यों को देखते हुए लगता है कि वास्तव में गंभीर मामला है। क्या होना चाहिए एक्शन? अब आगे क्या होना चाहिए? एक्शन तमाम लोग जेल के अंदर होने चाहिए, नहीं न्याय मिलना चाहिए। ये पेपर लीक हुआ है, सब तक गया है, तो फिर क्या होगा उन युवाओं का जो एग्जाम करके जो तैयारी दे रहे 2-2 साल तक? तो आरोपी, इसमें पता है 2 तरीके से लोग मारे जाते हैं सर। एक तो वो है जो बड़ी मेहनत करते हैं, उनका अच्छा पेपर हो गया, 1 रुपए की भर्ती रद्द हो जाए, 1 रुपए के भैया पेपर लीक तो हुआ, लेकिन मेरे पास दोबारा मेरी परिस्थिति सामान्य होगी कि नहीं, कि इस बार मेरा अच्छा होगा, मेरा नंबर तो आ ही जाएगा। लेकिन सवाल है इस सिस्टम को चौपट करने वाले ऐसे माफियों को जेल में डाला जाए, सबक सिखाया जाए, आने वाली भर्ती परीक्षाओं को बचाया जाए। अगर जांच एजेंसी ये सिद्ध कर देती है, कह देती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो फिर वापस एग्जाम होंगे? करवानी पड़ेगी, क्यों नहीं करवानी पड़ेगी? अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था सर, आप भी कई सालों से देख रहे थे, सारा सिस्टम देख रहे हो, चुनाव होते हैं, मतदान केंद्र देखते हो आप, चुनाव होते हैं, मतदान केंद्र पे इतनी सुरक्षा लग जाती है, क्या वहाँ परिंदा भी पर मारता है? जब तक चुनाव होकर वोटों की, नेताओं की वोटों की पेटी सुरक्षित स्थान तक नहीं चली जाती, वह परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन यहाँ गरीब किसान, आम आदमी का, बेटे और बेटी का भविष्य की पेटी है ना, वो लीक हो जाती है। मैं यही पूछ रहा था, तो ये अंतर है ना। सवाल यही है, या तो जो पेपर सेलेक्टर होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, या तो वहां से लीक होगा, उस सेलेक्टर के यहाँ से जिस भी जगह आप पेपर पहुंचाते हैं प्रिंटिंग के लिए, वहां से लीक होगा, प्रिंटिंग होने के बाद में जिस जगह आप सुरक्षित जगह उसको पहुंचाते हैं वहां से लीक होगा, या जहां से सेंटर पर पहुंचता है वहां से लीक होगा। कहानी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। बात ऐसी है कि प्रिंटिंग प्रेस का भी जो पेपर दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है प्रिंटिंग प्रेस से बाहर से आया हुआ, जो सोशल मीडिया पे हमने देखा, मैंने उसके मोबाइल में देखा। सवाल यह है कि हम लोग उनकी कमर नहीं तोड़ेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम जयन में, लाइब्रेरी में, सारी भर्ती परीक्षा में आप बताओ कौन सरगना है? तो कुल मिला के आज तक सरगना का खुलासा हुआ। आप मांग थाईलैंड और वो कैसे बगे वो करोगे ना, सरकार के पास ही तो डंडा है ना, सरकार ही तो उन लोगों को पकड़ेगी। जांच एजेंसियां जो भी तमाम है, चाहे वो सीबीआई की जांच हो तो वो केंद्र के अंडर में आती है, एसओजी की जांच होती है, पुलिस की जांच होती है तो स्टेट के अंडर में आती है। तो कुल मिलाकर जो जिम्मेदारी बनती है वो तो सरकार की बनती है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब आप एक सच कड़वा होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बहुत माइनस, अच्छे काम करके भी माइनस में जा रही, पेपर लीक की वजह से बहुत माइनस में जा रही है, हालात गंभीर बन रहे हैं। यदि अब ये पेपर साइड से 48,000 का भी नहीं कर पाए, मुझे नहीं लगता 5-7 सीटों से ज्यादा आ जाए। गंभीर है, युवा आक्रोश है। जबकि इन्होंने ओपीएस की अच्छी योजना, चिरंजीव की अच्छी योजना, भर्तियां भी सबसे ज्यादा निकाली, काम अच्छा किया, लेकिन पेपर लीक ने सरकार को डुबा दिया है। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस आए या बीजेपी आए, वो ठीक है, कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी आ जाएगी, दूसरी कोई पार्टी आ जाएगी, लेकिन ये जो खेल जो चल रहा है, जो खेल खेलने वाले जो लोग हैं, ये तो फिर आगे भी जो नई सरकार बनने के बाद भी फिर जब कोई नया एग्जाम होगा, नई कोई भर्ती परीक्षा होगी, तब अगर पेपर लीक होता है तब आप क्या कहेंगे कि अब बीजेपी वाले वो नहीं कर रहे, मैं क्या जो भी गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही? यदि इस बार रीट का पेपर, ये 3rd ग्रेड का पेपर लीक हो गया ना, तो हम युवा कर्मचारी चयन बोर्ड में जाके बैठ जाएंगे, घुस जाएंगे अंदर। ये नहीं, युवाओं का आक्रोश मैं देख रहा हूँ, बहुत गंभीर परिणाम हो जाएंगे, घुसने नहीं देंगे नेताओं को। ये आक्रोश, मैं युवा आक्रोश महारैली मैंने निकाली ना, मैंने देखा उनका आक्रोश, कब तक सहन करता रहेगा युवा? एक्शन लेना होगा। और इससे सब, ये तो संविदा की भर्ती है, सीएचओ वो स्थायी भर्ती है, इससे सबक लेना चाहिए। आपने देखा चुनाव में कई बार नेता लट लेके बैठ जाते हैं कि साहब पेटी ना छूट जाए, हैं? नेता अपनी फिक्र करते हैं कि गरीब किसान, आम आदमी के बेटे बेटी का फिक्र क्यों नहीं करते? तो ये सवाल आपने सरकार से पूछा? आपके माध्यम से पूछ ही रहा हूँ, जाहिर है ना, ये जाहिर है आपके माध्यम से। मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ ही रहा है। कल मैंने चेयरमैन साहब को तथ्य दिए, एसओजी को तथ्य दिए, सारे कागज दे दिए। चेयरमैन साहब का क्या कहना था? चेयरमैन साहब ने एक चीज तो मुझे अच्छी लगी, तुरंत अपने कर्मचारियों को साथ भेजावा कि आप एसओजी में जाओ, इनकी जांच कराओ। एसओजी का पूरा रेस्पॉन्स रहा आप लोग? हाँ, पूरा एक एक चीज उन्होंने चेक किया है। और जो कर्मचारी, चेन बोर्ड का जो कर्मचारी हमारे साथ गया था, वो साइड में था, उनका कोई इंटरफेयर नहीं था, और फिर तो सारी चीजें जांची है। कुछ भरोसा लगा आपको कि कितने दिनों में जांच होके और नतीजा सामने आएगा? जहाँ तक मुझे अनुमान है कि 1-2 दिन में फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि 3rd ग्रेड की एग्जाम है,
अभी 25 तारीख से, तो कई चीज़ें सामने हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, मुख्य बात ये नहीं है कि सरकार किसकी है या सरकार को हम केवल कोसने की बात करेंगे। यहाँ पर मूल जो विषय है कि जो भी लोग पेपर लीक मसले से जुड़े हुए होते हैं या इन पेपर को लीक करके अपने लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करते हैं, लेकिन जो इसमें छटपटाता है, जो इस शिकंजे में कसता है, वो होता है एक आम अभ्यर्थी जो पूरी साल मेहनत करता है, इस उम्मीद के साथ पेपर देता है, बाहर आकर कहता भी है कि हाँ पेपर बहुत अच्छा हुआ, शायद इस बार उसकी कामयाबी उसे मिल जाएगी। लेकिन जब ये खबर आती है कि फला पेपर लीक हो गया या रद्द कर दिया गया, वापस एग्जाम होगा, ये जो तमाम चीज़ें हैं, यूथ, युवा बेरोजगार तो खैर पिसता ही है इस तमाम माहौल में। सरकार पर भी, जिसकी भी सरकार होती है, जिस भी दल की सरकार होती है, सवाल उस पर भी उठते हैं। उद्देश्य केवल ये है कि यहाँ पर सरकार का पक्ष और विपक्ष वाली कहानी ना हो, वाकई उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो इस गोरख धंधे से जुड़े हैं, जो बिल्कुल अंदर तक जुड़े हैं, उनको पकड़ा। और वाकई ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप सरकार ने, चूंकि जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार ने अगर ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब नहीं उठाए तो आने वाले वक्त में जितने भी एग्जाम होते रहेंगे और अगर उनमें भी यही खेल चलता रहा तो फिर किसी भी प्रदेश का, बात राजस्थान की हो, किसी भी कोई भी राज्य हो, वहाँ का जो युवा बेरोजगार है आखिर वो किसकी तरफ देखे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इन पूरे मसलों पर जल्द से जल्द कोई कठोर कदम उठाए ताकि युवा बेरोजगार जो लोग हैं, युवा हैं, उनका भविष्य दांव पर ना लगे। नमस्कार।